तालिबान के लिए क्यों फुटबॉल हराम हो गया और क्रिकेट हलाल हो गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं बैट बल्ला बॉल और मैं हूं अनुराग शुक्ला। बैट बल्ला बॉल में हम आपके लिए लेकर आते हैं क्रिकेट और बाकी खेलों से जुड़ी रोचक कहानियां जो मैदान में खेल के रोमांच की गाथाओं के साथ साथ अपने पीछे के इतिहास, समाज और राजनीति की भी दिलचस्प बातें कहती हैं। आज जिस विषय की हम चर्चा करेंगे वह बताता है कि सत्ता की लड़ाई कैसे खेल को प्रभावित करती है और खेल के मैदान की प्रतिद्वंदिता कैसे सत्ता के संघर्ष और संस्कृति को प्रभावित करती है। तो शुरू करते हैं। राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीब, रहमतुल्लाह गुरबाज, क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स इन खिलाड़ियों के नाम से बखूबी परिचित है। ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हैं। उस अफगान टीम के जिसके उभार को भी महज 2 दशक ही हुए हैं और जो पाकिस्तान, इंग्लैंड और बांग्लादेश जैसी टीमों को इंटरनेशनल मैचों में हरा चुकी है। उसे टेस्ट टीम का दर्जा मिल चुका है और आज यह अफगान टीम दुनिया में किसी भी शक्तिशाली क्रिकेट टीम को हरा देने की क्षमता रखती है। इस टीम के खिलाड़ी आज अफगानिस्तान में नेशनल हीरो हैं और क्रिकेट देश का सबसे लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट उन देशों में लोकप्रिय हुआ जहां ब्रिटिशर्स का शासन बहुत लंबे वक्त तक रहा, जैसे भारत, जैसे पाकिस्तान, जिनको यह खेल औपनिवेशिक विरासत में मिला और देश का सबसे लोकप्रिय खेल बन गया। लेकिन अफगानिस्तान अफगानिस्तान तो साम्राज्यों की कब्रगाह थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी खैबर दर्रे को पार कर अफगानिस्तान में बार बार असफल हुआ। अंग्रेजों को हर बार अफगानिस्तान साल 6 महीने में ही छोड़ना पड़ा। तो इसलिए अफगानिस्तान में ना तो कोई औपनिवेशिक परंपरा बनी और न क्रिकेट का खेल लोकप्रिय हुआ। कबीलों और समुदायों में बटे अफगानिस्तान के अपने पारंपरिक खेल तो थे, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई आधुनिक खेल वहां लोकप्रिय हो रहा था वह फुटबॉल था। यानी जब अफगानी क्रिकेट की एबीसीडी भी नहीं जानते थे तो फुटबॉल वहां के स्कूल कॉलेजों में खेला जाने लगा था। अफगानिस्तान में औपनिवेशिक शासन तो नहीं जमा था, लेकिन किंग अमानुल्लाह खान, जिनका शासनकाल 1919 से 1929 के बीच रहा, उन्होंने दुनिया भर के देशों से राजनीतिक संपर्क बनाए और स्कूलों के मिशंस अफगानिस्तान में बताए। उनके जरिए फुटबॉल स्कूल अफगानिस्तान के स्कूलों तक पहुंचा। काबिल में राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण भी उनके शासनकाल में हुआ, जिसका उपयोग फुटबॉल मैचों के लिए किया जाता रहा था। 1948 तक अफगानिस्तान फीफा का सदस्य भी हो चुका था और फुटबॉल देश के शिक्षित, उदार मध्यम वर्ग का खेल बन गया। काबुल, मज़ार शरीफ, बामियान, हेरात के शहरी इलाकों में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय खेल था। इसे अफगानिस्तान के सभी एथनिक समुदाय खेलते थे। ताजिक, हजारा और उज्बेक जैसे अल्पसंख्यक समुदायों में भी यह खेल बहुत लोकप्रिय था और शहरों में रहने वाले पख्तून भी इसे खेलते थे। अफगान एशिया कप की उभरती फुटबॉल टीम बनता, लेकिन तभी शीत युद्ध में डूबी दुनिया में एक नई तरंग उठी और तत्कालीन सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। रातों रात काबुल की केंद्रीय सत्ता पर सोवियत कब्जा हो गया। पूरे अफगानिस्तान में इस कब्जे के खिलाफ वारलॉर्ड्स खड़े हो गए। सोवियत हमले का एक और बड़ा फर्क यह पड़ा कि अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की बड़ी आबादी पलायन कर गई। पाकिस्तान से सटी सीमा से बड़ी पख्तून आबादी सीमा पार कर पाकिस्तान आ गई। ईरान से सटी सीमा पर भी ऐसे पलायन हुए, लेकिन हलचल पाकिस्तान और पख्तून आबादी के बीच ज्यादा थी। अफगान पाकिस्तान के पेशावर शहर में बड़े रिफ्यूजी कैंप बन गए थे और बड़ी पख्तून आबादी वहां रहने लगी थी। अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों के गुट सोवियत सेना से लड़ रहे थे। शीत युद्ध के समीकरणों के तहत इन मुजाहिदीनों को अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान का समर्थन था। यह लड़ाई 10 बरस 1989 तक चली और इस बीच पेशावर के रिफ्यूजी कैंपों में रहने वाले बच्चे क्रिकेट के दीवाने हो गए थे। पाकिस्तान में क्रिकेट यूं भी लोकप्रिय था और 1992 में क्रिकेट का विश्व कप पाकिस्तान ने जीता तो सभी पख्तून बच्चे इमरान खान, वसीम अकरम और जावेद मियांदाद बनना चाहते थे। लेकिन रिफ्यूजी कैंपों में क्रिकेट खेलते खेलते पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के मदरसे में पढ़ने वाले पख्तून छात्रों के बीच एक नई तहरीक उभर रही थी, तालिबान। तालिबान देवबंदी अकीदे को मानने वाली इस्लामिक कट्टरपंथ तहरीक थी, जो धीरे धीरे मुल्ला उमर के नेतृत्व में सशस्त्र संगठन में तब्दील हो रही थी। 1989 में सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और पूरे देश में अलग अलग युद्ध समूहों, वारलॉर्ड्स ने कब्जा कर लिया और देश में फिर गृह युद्ध शुरू हो गया।
जो मुजाहिदीन रूस की सेना के खिलाफ मिलकर मोर्चा ले रहे थे, वो सत्ता के लिए आपस में ही लड़ने लगे। पश्तून समुदाय के बीच से पनपा तालिबान भी इस उग्र युद्ध में कूद पड़ा और मजबूत पख्तून आबादी के समर्थन से उसने देश के लगभग 75% हिस्से पर कब्जा कर लिया। यानी 1996 आते आते अफगानिस्तान में दो चीजें हो चुकी थी। तालिबान ने अफगान सत्ता का चेहरा पख्तून राष्ट्रवादी और इस्लामिक कट्टरपंथी कर दिया था। दूसरा, पेशेवर के रिफ्यूजी कैंपों से लौटे लड़कों ने क्रिकेट को पख्तून राष्ट्रवाद का लोकप्रिय चेहरा बना दिया था। क्रिकेट देश के एक बड़े जातीय समूह और सत्ता दोनों को पसंद आ रहा था। 1996 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने हर तरह के खेल पर पाबंदी लगाते हुए इस्लामिक शरिया के मुताबिक हराम घोषित कर दिया। यहाँ तक कि पतंगबाजी तक को इस्लाम विरोधी बताया गया और इसे रोक दिया गया। 10 सालों के युद्ध ने फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर को वैसे ही तबाह कर दिया था और तालिबान शासन आने के बाद फुटबॉल खेल रहे ताजिक और हजारा लड़कों पर छापे मारे जाते थे, उन्हें सजाएं दी जाती थी। काबुल में फुटबॉल के राष्ट्रीय मैदानों को फांसी दिए जाने के काम में इस्तेमाल किया जाने लगा। हाफ टाइम में मैच रुकवा कर तालिबान अपने विरोधियों को वहां फांसी दिया करते थे। लेकिन तालिबान शासन का रवैया क्रिकेट के प्रति बिल्कुल अलग था। फुटबॉल समेत बाकी खेलों पर जहां कहर टूट रहा था, वहीं क्रिकेट के मामले में चुप्पी साध ली गई, क्योंकि अब यह पख्तून समुदाय में बेहद लोकप्रिय खेल हो चुका था, जहां से तालिबान का बड़ा आधार आता था और उनका समर्थन आता था। तालिबान के स्थानीय लीडर क्रिकेट के लोकल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जाते थे। यानी तालिबान शासन में जहां सब खेल हराम थे, वहीं क्रिकेट को अघोषित रूप से हलाल घोषित कर दिया गया था। 2001 में आईसीसी ने अफगानिस्तान को मान्यता दी, लेकिन तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका की तालिबान पर कार्रवाई के समय अफगानिस्तान एक बार फिर युद्धग्रस्त हो गया। लेकिन इसके बाद अफगान क्रिकेट आईसीसी और भारत की मदद से आज की ऊंचाइयों पर पहुंचा, वो एक अलग कहानी है। खेल खेल होता है, खेल में निरपेक्ष रूप से कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन उसे खेलने वाले सत्ता और संघर्षों के चरित्र को बदल देते हैं। एक समय आधुनिक खेल के तौर पर लोकप्रिय हो रहा फुटबॉल अफगानिस्तान में एक समय खुले समाज, आधुनिकता, विविधता और समावेशी मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। एक बंद समाज में रहने वाली काबुल बामियान की स्कूली लड़कियों में हजारा और ताजिक इलाकों में फुटबॉल सांस लेता रहा था। लेकिन 2019 में देश में जब दोबारा तालिबान की सत्ता आई अमेरिका के छोड़ने के बाद, तो अफगानिस्तान की महिला टीम को देश छोड़ना पड़ा। इस टीम के ज्यादातर खिलाड़ी ताजिक और हजारा समुदाय से, जिनका रवैया जिनके प्रति पख्तून तालिबानों का रवैया ठीक नहीं है। 2013 में अफगान टीम ने सैफ चैंपियनशिप जीती थी, तो काबुल की सड़कों पर हजारों लोग खुशी से झूम उठे थे। इसे विडंबना ही कहेंगे कि अफगानिस्तान में खेल भी जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक रंगों में रंग गए हैं। दक्षिण और पूर्व जहां पश्तून समुदाय है, वहां क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। उत्तर और मध्य जहां ताजिक, हजारा और उज़्बेक जैसे अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं, वहां फुटबॉल के दीवानों की तादाद ज्यादा है। जेंटलमैन गेम कहा जाने वाला क्रिकेट अफगानिस्तान में उग्र पख्तून राष्ट्रवादी चेहरा लिए हुए है। बंदूकधारी तालिबान के सिपाही भी मैच के दौरान स्कोर पूछते नजर आते हैं। अफगान क्रिकेट की बढ़ती ताकत ने उसे पख्तून समुदाय से निकलकर एक राष्ट्रीय भावना दी है, ऐसे दावे किए जाते हैं। तालिबान भी अपनी कट्टरपंथी छवि से उबरने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल खुद को उदार और लोकप्रिय दिखाने के लिए कर रहा है। लेकिन देखना है कि कैसे क्रिकेट की लोकप्रियता पूरे अफगानिस्तान में फैलती है और एक ऐसी खेल भावना पनपती है जो फुटबॉल के खेल और उसके समावेशी मूल्यों को वापस लेकर आए और खेलों में हराम हलाल जैसी चीज़ों पर बात की नौबत ही ना आए। तो दोस्तों, आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि बैट बल्ला बॉल के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक